बादलों में जादुई रंगीला केक का घर। यह कहानी गंगापुर में रहने वाली एक लड़की काव्या की है। काव्या अपनी दादी के साथ रहती थी। काव्या के माता पिता का कुछ साल पहले ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। काव्या को पढ़ाई लिखाई में बहुत ही रुचि थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। काव्या के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, इसलिए वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए एक बेकरी के दुकान में काम करने लगी। काव्या को बहुत ही अच्छा केक बनाना आता था, जिस वजह से उस बेकरी की मालकिन अनुराधा भी उससे बहुत खुश रहती थी। लेकिन अनुराधा बहुत ही लालची और स्वार्थी महिला थी। वह काव्या से पूरा दिन काम करवाती और उसे बदले में बहुत ही कम पैसे देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन अनुराधा काव्या से कहती है, काव्या, आज हमें पूरे 50 केक बनाने का ऑर्डर मिला है। तुम्हारे हाथ का बना हुआ केक सभी ग्राहकों को बहुत ही पसंद आता है, तो तुम ऐसे ही मन लगाकर केक बनाया करो। मैं तुम्हारी तनख्वाह कुछ और बढ़ा दूंगी। ठीक है मालकिन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं पूरे मन से केक बनाऊंगी। हाँ, ठीक है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और काव्या का जन्मदिन आने वाला था, तो वह अपने मालकिन अनुराधा से कहती है, मालकिन, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, तो मुझे उस दिन छुट्टी चाहिए। छुट्टी? वो किस लिए? तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? मालकिन, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, क्योंकि मुझे उस दिन अपनी दादी माँ के साथ बाहर घूमने जाना है। अच्छा, चलो ठीक है, ले लेना छुट्टी। अब जाकर पहले आज का ऑर्डर तैयार करो। सुबह से बहुत कस्टमर आ चुके हैं, शाम तक पूरे 50 केक तैयार हो जाना चाहिए। अनुराधा की बातें सुनकर काव्या केक बनाने में लग जाती है। एक हफ्ते बाद काव्या का जन्मदिन था, लेकिन उसकी मालकिन अनुराधा ने उसे जन्मदिन वाले दिन भी काम पर बुला लिया। मुझे लगता है शायद मालकिन भूल गई है कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं शॉप पर जाकर ही उनसे छुट्टी ले लूंगी। यह सोचकर काव्या दुकान पर पहुंच जाती है और अपने मालकिन से छुट्टी मांगती है। काव्या, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती, क्योंकि आज भी बहुत ज्यादा केक का ऑर्डर आया है, तो आज तुम्हें सारा केक तैयार करना है, तो आज तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम्हें छुट्टी देकर हमें अपना नुकसान नहीं करवाना है। पर मालकिन, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं काम नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे आज भर के लिए छुट्टी दे दीजिए। बस एक दिन की तो बात है, कल मैं समय पर आकर सारा काम कर दूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिल सकती। अगर तुम्हें आज छुट्टी दे दिया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। इसकी भरपाई कौन करेगा? बोलो, क्या तुम करोगी? मालकिन की बात सुनकर काव्या उदास हो जाती है और उदास मन से केक बनाने लग जाती है। काम खत्म हो जाने के बाद घर जाते समय काव्या एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और अपने माता पिता को याद करके बहुत ही रोने लगती है। तभी उसे वहाँ किसी की आवाज सुनाई देती है, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, हेल्प हेल्प। आवाज सुनकर काव्या इधर उधर देखने लगती है। अरे, यहाँ पर रोने की किसकी आवाज आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन यह आवाज तो जंगल की तरफ से आ रही है, मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। यह सोचकर काव्या जंगल की ओर जाने लगती है। कुछ दूर चलने पर वो देखती है कि एक परी पेड़ में रस्सियों से बंधी हुई है और मदद के लिए चिल्ला रही है। काव्या जल्दी से भागते हुए उस परी के पास जाती है और पेड़ से बंधे हुए परी को जल्दी से खोलती है और उसके बाद काव्या उस परी से बोलती है, आप कौन हैं और आपको इस तरह पेड़ में किसने बांधा है? मैं एक जादुई परी हूँ, मुझे यहाँ चुड़ैल ने बंदी बनाकर रखा है, लेकिन तुमने मेरी मदद करके मेरी जान बचाई है। जादुई परी, आप परीलोक में रहती हो क्या? हाँ काव्या, मैं परीलोक में ही रहती थी, पर पिछले साल
मेरे जन्मदिन पर मुझे रानी परी ने जादुई रंग बिरंगा केक का घर गिफ्ट किया है जो ऊपर बादलों में है, और आजकल मैं उसी में रहती हूँ। लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि शैतान ने मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी है और मैं बिना जादुई छड़ी के उस जादुई रंगीला केक के घर के अंदर नहीं जा सकती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? परी जी, पर भला मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? काव्या, तुम्हें बादलों के पास जाना होगा। वहाँ तुम्हें 2 बर्थडे केक का घर दिखाई देगा। उस केक घर में एक केक का घर रंगीला जादुई केक के मायावी शक्ति से बनी हुई है। उन दोनों जादुई केक के घर में से एक घर असली है और दूसरा घर नकली है। जब तुम उन दोनों केक के घर के पास जाओगी तो तुम्हें अपनी समझदारी से असली जादुई रंगीला केक के घर को पहचानना होगा। उसके बाद दूसरा नकली जादुई केक अपने आप ही गायब हो जाएगा। असली रंगीला जादुई केक के घर के अंदर रानी परी की दी हुई जादुई छड़ी है। अगर तुम मुझे वह जादुई छड़ी लाकर दोगी, उसके बाद ही मैं उस जादुई रंगीले केक के घर के अंदर जा सकूंगी। पर परी जी, मैं ऊपर बादलों के पास कैसे जा सकती हूँ भला? मेरे पास आपके जैसे पंख तो है ही नहीं जिससे कि मैं उड़कर उसके पास जा सकूं। काव्या, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ तक जाने का रास्ता बताती हूँ। यह कहते हुए जादुई परी ताली बजाती है। तभी उसके सामने सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती है, जो सीढ़ियाँ सीधे बादलों के पास जा रही होती है। यह देखकर काव्या चौंक जाती है। तभी जादुई परी बोलती है, काव्या, तुम जल्दी से चढ़कर इन सीढ़ियों से ऊपर चली जाओ। तुम्हें वहाँ 2 रंगीला केक घर मिलेगा। मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूँगी। काव्या उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बादलों के पास पहुँच जाती है। बादलों के पास पहुँचते ही उसे वहाँ 2 जादुई रंगीला केक घर दिखाई देता है। जैसे ही वह रंगीला केक के घर के पास पहुँचती है, तभी पहले केक घर से आवाज आती है, तुम्हारा स्वागत है इस जादुई रंगीले केक की दुनिया में। मैं जादुई केक हूँ। अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तो तुम्हें जो चाहिए वह सब कुछ मिलेगा और तुम हमेशा खुश रहोगी और बहुत ही अमीर हो जाओगी। तुम्हारे जीवन में कभी दुख परेशानी नहीं आएगी। तो आओ, मेरे घर के अंदर आ जाओ। तभी दूसरा जादुई रंगीला केक कहता है, नहीं, तुम इसकी बातों में मत आना, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। मैं हूँ असली जादुई रंगीला केक। अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तो तुम्हें सुख और दुख दोनों मिलेंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अब तुम्हें ही चुनना है कि हम दोनों में से असली जादुई रंगीला केक घर कौन सा है। दोनों केक घर की बातें सुनकर काव्या सोच में पड़ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, पहले जादुई रंगीला केक के घर के अंदर सिर्फ सुख ही है, लेकिन दूसरे जादुई रंगीला केक के घर के अंदर सुख और दुख दोनों है। और जिंदगी में कभी केवल सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान की जिंदगी में सुख और दुख दोनों जीवन साथी की तरह होता है। इसका मतलब दूसरा केक ही असली जादुई रंगीला केक घर है। यह सोचकर काव्या ने कहा, मुझे दूसरे जादुई रंगीला केक घर के अंदर जाना है। काव्या के इतना बोलते ही पहला रंगीला केक का घर अपने आप गायब हो जाता है। वहीं दूसरे रंगीले केक के घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जैसे ही काव्या जादुई रंगीला केक के घर के अंदर जाती है, तब वह देखती है कि उस घर के अंदर सब कुछ मौजूद था। फिर वो टेबल पर रखा हुआ जादुई छड़ी लेकर जादुई परी के पास लौट आती है। यह देखकर जादुई परी बहुत ही खुश होती है और काव्या से बोलती है, काव्या, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने लालच बिल्कुल भी नहीं किया। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी हो। तुमने इस जादुई छड़ी का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे किसी शैतान ने कैद नहीं किया था। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और मैं परीलोक की जादुई परी हूँ। तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी हो और मुझे यह भी पता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें
एक जादुई रंगीला केक गिफ्ट कर रही हूँ। यह कहते हुए जादुई परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और देखते ही देखते काव्या के सामने एक जादुई रंगीला केक का घर प्रकट हो जाता है। काव्या, अब से यह जादुई रंगीला केक घर तुम्हारा है। अब हर साल तुम अपना जन्मदिन खुशी खुशी मनाना और अब तुम्हें किसी दूसरे के यहाँ केक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस जादुई रंगीला केक घर की मदद से तुम अपना खुद का बेकरी खोलना और खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। यह सुनकर काव्या बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी खुशी जादुई परी का धन्यवाद करती है और फिर अपनी दादी माँ के साथ खुशी खुशी जादुई रंगीला केक के घर में रहने लगती है। जादुई रंगीला केक की मदद से काव्या ने अपना खुद का केक का बेकरी खोल लिया और कम से कम दामों में केक बेचने लगी और गरीब और अनाथ बच्चों को हर साल अपने जन्मदिन पर नए नए कपड़े और तरह तरह के केक बांटने लगी। तभी एक दिन काव्या की तरक्की देखकर उसकी मालकिन अनुराधा को अपनी गलती का एहसास होता है और अनुराधा काव्या के पास जाती है और बोलती है, काव्या बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे कोई बात नहीं मालकिन, काव्या की जिंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थी। ये सब जादुई परी के जादुई रंगीले केक की वजह से संभव हो पाया था। अब काव्या अपनी दादी माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। जादुई 3 मखमली गाउन। यह कहानी रामपुर गांव की है, जहां एक शंकर नाम का आदमी अपनी 2 बेटी और अपनी पत्नी के साथ रहता था। शंकर की दोनों बेटियां जुड़वा पैदा हुई थी, इसलिए उन दोनों का नाम आरती और माला रखा गया और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। उन लोगों की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। तभी ऐसे ही कुछ दिनों बाद आरती और माला का जन्मदिन आता है। तभी जब उस दिन वह दोनों सोकर उठती है तो वह देखती है कि उनके सामने उनके माता पिता खड़े हैं और उनके उठते ही वे लोग उन्हें जन्मदिन विश करते हैं और तभी वह दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद उनके पिता कहते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी दोनों बेटियों का जन्मदिन है, इसलिए मैं चाहता हूँ तो क्यों न आज हम लोग कहीं बाहर घूमने चले। हाँ, आप सही कह रहे हो पिताजी, आज हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। बाहर घूमने जाने की बात सुनकर वे दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती है। तभी थोड़ी देर में उसका पूरा परिवार घूमने जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वह बाहर घूमने जाने के लिए चले जाते हैं। आज शंकर का पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन उन लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन लोगों की यह खुशी सिर्फ चंद मिनटों की ही है, क्योंकि तेज स्पीड में गाड़ी चलाने की वजह से उनकी कार का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और इस सड़क हादसे में उसकी मां सावित्री का वहीं पर देहांत हो जाता है। कुछ लोग शंकर और उनकी दोनों बेटियों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहां पर उनका कई दिनों तक इलाज चलता है। तभी जब शंकर को होश आता है तो डॉक्टर उसे उसकी बीवी के मौत की खबर देते हैं। यह सुनकर शंकर पूरी तरह से टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। जब यह बात उसकी दोनों बेटियों को पता चलती है तो वे दोनों भी फूट फूट कर रोने लगती है। उन लोगों की जिंदगी से तो जैसे खुशियां ही चली गई थी, क्योंकि अब वह लोग ना ही किसी से बात करते और ना ही कुछ खाते पीते थे। वे लोग बस अपने कमरे में ही दिन भर उदास बैठे रहते थे और शंकर को तो घर चलाने के लिए काम पर जाना ही पड़ता था, लेकिन वो अपनी बेटियों के लिए बहुत परेशान होता था। तभी एक दिन शंकर जब घर आता है तो उसकी दोनों बेटियां उनसे कहती है, पिताजी, क्या अब हमारी माँ हमारे पास कभी नहीं आएगी? हाँ पिताजी, प्लीज बताओ ना, अब हमारी माँ हमारे पास कभी नहीं आएगी क्या? तुम चिंता मत करो मेरी बेटियों, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास एक दिन जरूर आएगी और मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारी माँ जरूर लाऊंगा।
शंकर ने अपनी बेटियों को तसल्ली देने के लिए यह बात कह तो दी, लेकिन उसे यह बात खुद भी नहीं पता थी कि वह उन लोगों के लिए उनकी माँ कहाँ से लेकर आएगा। तभी शंकर दूसरी शादी करने की सोचता है। वह कुछ ही दिनों के बाद काजल नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है, क्योंकि काजल के पति की भी कुछ समय पहले एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और उसकी भी एक बेटी थी सोनम। काजल और उसकी बेटी सोनम को देखकर आरती और माला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी नई माँ उन्हें उनकी माँ की तरह ही प्यार करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ समय तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद काजल ने भी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वह आरती और माला के साथ सौतेला व्यवहार करने लगी। वह उन दोनों से दिन भर घर का सारा काम करवाती थी और अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। जब शंकर काम पर चला जाता था तो काजल उन दोनों बहनों से घर का सारा काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन जब शंकर काम पर चला गया, तभी काजल आरती और माला से कहती है, अरे ओ महारानी, अब तुम दोनों का बाप काम पर चला गया है, इसलिए अब तुम दोनों उठकर घर का सारा काम करो और मैं अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। और जब मैं वापस आऊँ तो घर का सारा काम हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। समझे तुम दोनों? ठीक है माँ, हम लोग घर का सारा काम कर लेंगे, लेकिन माँ मेरे और माला के भी कपड़े अब पुराने हो चुके हैं और पिताजी ने भी कहा था कि माँ से बोल देना वो तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आएगी, तो क्या आप हमारे लिए भी नए कपड़े ले आओगी? अरे तेरे बाप ने कहा है ना, तो उसी से जाकर मांग, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं तुम लोगों के लिए कपड़े खरीदने में समय बर्बाद करूं। और तुम लोगों के पास जो है ना वही पहनो, ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, समझी? इतना कहकर काजल अपनी बेटी को लेकर शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद काजल अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस लेकर आती है और जब उस ड्रेस को आरती और माला देखती है तो उन्हें भी वो ड्रेस बहुत ही पसंद आती है। तभी वे लोग काजल से कहती है, अरे वाह माँ, ये ड्रेस तो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, क्योंकि यह मैं अपनी बेटी के लिए लाई हूँ। और वैसे भी तुम दोनों से किसी ने पूछा है, इसलिए तुम दोनों चुपचाप यहाँ से जाओ और अपना काम करो। चलो अब भागो यहाँ से। उसके बाद काजल की बेटी सोनम कहती है, अरे माँ, आपको पता है ना कि कल हमें पार्टी में जाना है, तो मैं यही गाउन पहनकर कल पार्टी में जाऊंगी, क्योंकि माँ वहाँ पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के दोनों बेटे आ रहे हैं और इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन लोगों की नजर सिर्फ मुझ पर ही टिकी हो। हाँ मेरी बच्ची, तुम देखना, उन लड़कों को तो तुम ही पसंद आओगी और अगर उन दोनों में से कोई भी एक तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया तो मेरी बेटी की किस्मत ही बदल जाएगी। तभी आरती और माला का भी पार्टी में जाने का बहुत मन था, लेकिन काजल उन्हें पार्टी में जाने के लिए मना कर देती है। दुखी होकर आरती और माला अपने कमरे में चली जाती है। तभी आरती कहती है, मेरा भी पार्टी में जाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन माँ ने तो हमें साफ साफ मना कर दिया है। हाँ तुम सही कह रही हो, आखिर वो हमारी सौतेली माँ है ना, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा करती है। अगर आज हमारी माँ जिंदा होती तो वो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होने देती। इतना कहकर कुछ समय बाद आरती और माला सो जाती है। तभी अगले दिन काजल और उसकी बेटी तैयार होकर पार्टी में चली जाती है। इधर बेचारी आरती और माला उदास होकर रह जाती है। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज आती है। दोनों बहनें उस आवाज को सुनकर बाहर जाती है तो वह देखती है कि एक गरीब बूढ़ी औरत उनके घर के बाहर खड़ी है और वह उनसे खाना मांग रही है। अरे अम्मा, आप अंदर आइए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। तभी आरती अम्मा को अंदर लेकर जाती है और दोनों बहनें मिलकर उस गरीब अम्मा को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद वो अम्मा बोलती है, अरे बेटी, तुम लोगों के घर में कोई नहीं है क्या? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं?
तभी माला उस बूढ़ी महिला को सारी बातें बताती है। अच्छा तो ऐसी बात है, अब तुम चिंता मत करो बेटी, अब तुम दोनों भी उस पार्टी में जा सकती हो और देखना उस बिजनेसमैन के बेटे को तुम दोनों बहनें ही पसंद आओगी और इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ी महिला अपने जादू से जादुई 3 गाउन ले आती है और कहती है, सुनो बेटी, इन तीनों गाउन में से 2 गाउन जादुई है और इन्हें पहनकर तुम दोनों बहुत ही खूबसूरत लगोगी और यह तीसरी वाली गाउन तुम अपनी सौतेली बहन को दे देना। इतना कहकर वह अम्मा वहाँ से चली जाती है। तभी जैसे ही आरती और माला वह जादुई गाउन पहनती है तो वह राजकुमारी की तरह सुंदर दिखने लगती है। वे दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उसके पिता शंकर आ जाता है और उनसे कहता है, अरे वाह, मेरी दोनों बेटियां तो आज राजकुमारी जैसी लग रही हैं। लेकिन बेटी, कहाँ जाने की इतनी तैयारी हो रही है? तभी आरती और माला अपने पिता को सारी बात बताती है। अच्छा तो ये बात है, फिर तो मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ पार्टी में। उसके बाद आरती और माला अपने पिता शंकर के साथ पार्टी में चली जाती है और जब वो दोनों बहनें पार्टी में पहुँचती है तो सभी की नजर आरती और माला पर होती है। तभी आरती और माला को पार्टी में देखकर काजल को बहुत गुस्सा आता है। अरे माँ, ये दोनों मनहूस बहनें यहाँ कैसे आ गई? अरे पता नहीं बेटी, और ऊपर से अपने बाप को भी लेकर आई है और अब इसके बाप के सामने तो हम इसे कुछ कह भी नहीं सकते। तभी काजल शंकर के सामने दिखावा करते हुए कहती है, अरे आरती और माला बेटी, जब मैंने तुम लोगों से कहा था कि पार्टी में आने के लिए, तब तो तुम दोनों ने मना कर दिया था। चलो अच्छा ही हुआ, तुम दोनों भी अब यहाँ पर आ गई हो। उसके बाद आरती और माला एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है और अपनी जादुई गाउन की मदद से वो अपनी सौतेली बहन के ड्रेस पर जूस गिरा देती है। अरे ये क्या हुआ? मेरी ड्रेस तो पूरी तरह से खराब हो गई और अभी थोड़ी देर में ही उस बिजनेसमैन के बेटे आने वाले हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सोनम, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत ही सुंदर गाउन है, तुम वो पहन लो। तभी उस अम्मा का दिया हुआ वह गाउन जैसे ही सोनम देखती है वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे वह गाउन बहुत ही पसंद आता है। तभी वह उस गाउन को लेकर चेंजिंग रूम में चेंज कर लेती है। लेकिन जैसे ही सोनम वह गाउन पहनती है, गाउन पहनते ही सोनम बहुत ही बदसूरत दिखने लगती है और पूरी पार्टी में पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। तभी यह सब देखकर काजल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन आरती और माला यह सब देखकर बहुत खुश होती है और पार्टी में आए सभी लोग सोनम की ऐसी हरकतें देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद उस बिजनेसमैन के दोनों बेटे वहां आ जाते हैं और वह आरती और माला को देखते ही उन्हें पसंद कर लेते हैं और वह उन दोनों बहनों को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। और तभी कुछ दिनों बाद आरती और माला की शादी उस बिजनेसमैन के दोनों बेटों से हो जाती है और उधर सोनम पूरी तरह से पागल हो जाती है और वह किसी के भी सामने पागलों जैसी हरकतें करने लगती है, जिससे काजल की बहुत बेइज्जती होती है और उसे बहुत बुरा लगता है। इस तरह काजल और सोनम को उसे उसको किए का सजा मिल जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हूँ फिर किसी ऐसे ही जादुई मजेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।